गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत, जिसे अपन हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत भी कहते हैं, उसके नेक्स्ट पार्ट का विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने पहले पार्ट में आपको बताया था कि हेक्सर-ओहलिन थ्योरी एली हेक्सर और बर्टिन ओहलिन के द्वारा दी गई थी। एली हेक्सर गुरु थे, बर्टिन ओहलिन उनके शिष्य थे। उन्होंने बताया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसका जो मुख्य कारण है वो साधन संपन्नताओं में अंतर के कारण होता है। अर्थात दो देश है, मान लो ए देश है और ये बी देश है, तो ए देश में अगर पूंजी ज़्यादा है और बी देश में अगर श्रम ज़्यादा है, अर्थात पूंजी और श्रम दोनों क्या है, साधन है, लेकिन ए देश में पूंजी ज़्यादा और बी देश में श्रम की मात्रा ज़्यादा है, तो ए देश में पूंजी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पूंजी सस्ती होगी, अर्थात पूंजी की कीमत कम होगी। अतः ए देश जो है वो पूंजी गहन देश होगा और वह पूंजी गहन वस्तु का ही उत्पादन करेगा और उसका निर्यात करेगा। इसी प्रकार जो बी देश है उसमें श्रमिक ज़्यादा है, श्रम ज़्यादा है, श्रम ज़्यादा होने के कारण वहाँ श्रम सस्ता होगा और वह जो बी देश होगा वो श्रम गहन देश होगा और वह केवल श्रम गहन वस्तु का उत्पादन करेगा। उसके बाद में इसकी कुछ मान्यताएं, जैसे कि ये दो देश दो वस्तु दो साधन मॉडल पर आधारित है। जो भी साधन संपन्नता है या साधन की जो अवेलेबिलिटी है वहाँ पे, उसमें केवल मात्रात्मक अंतर है, गुणात्मक कोई अंतर नहीं है। दोनों वस्तुओं के उत्पादन फलन अलग अलग है। दोनों देशों के में वस्तुओं का उत्पादन फलन समान है। साधन जो भी उत्पादन के साधन है वो पूर्ण रोजगार में लगे हुए हैं। वस्तु और साधन बाजार दोनों में पूर्ण प्रतियोगिता है। प्रत्येक देश में परिवहन लागतें उपस्थित नहीं है, अर्थात परिवहन लागतें नहीं लगती है। प्रत्येक देश के भीतर तो साधन पूर्णतः गतिशील और एक देश से दूसरे देश के अंदर साधन पूर्णतः अगतिशील होते हैं। दोनों देशों की रुचियाँ समान है, तकनीकी ज्ञान स्थिर है और जो व्यापार है वो स्वतंत्र व्यापार है, अर्थात व्यापार में कोई भी प्रकार का बाधा नहीं होती है। ये मान्यताओं का अध्ययन अपने पिछले वीडियो में किया था। अब इसका जो आगे का भाग है उसका अध्ययन अपन इस वीडियो में करेंगे। कुछ मान्यताओं के दिए हुए होने पे हमने पढ़ लिया, मान्यताएं कौन कौन सी दी हुई थी वो पिछले वीडियो में अपने डिटेल से पढ़ी थी। एचओ थ्योरी, एचओ सिद्धांत, हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत यह दर्शाता है कि दो देशों के बीच साधन संपन्नता में अंतर होने के कारण, देखो पहला कारण क्या है, साधन संपन्नता में अंतर है, साधन अलग अलग है। वहाँ पे साधनों की सापेक्ष मांग और पूर्ति, अर्थात साधनों की कीमतों में क्या पाया जाता है, अंतर उत्पन्न होता है। ये मैंने बता दिया। अगर जहाँ पूंजी ज़्यादा है श्रम की तुलना में, वहाँ पूंजी क्या होगी, सस्ती होगी, अर्थात पूंजी की कीमत क्या होगी, कम होगी, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं की कीमतें भी क्या होगी, अलग अलग होगी, क्योंकि पूंजी प्रधान वस्तु यहाँ सस्ती होगी और श्रम प्रधान वस्तु इस देश में महंगी होगी, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कारण है। जिन वस्तुओं के उत्पादन में प्रचुर साधन या जो गहन साधन है कि बड़ी मात्रा का प्रयोग होता है, उसका निर्यात और दुर्लभ साधन का बड़ी मात्रा में उपयोग होता है, उसका उन वस्तुओं का वो देश क्या करता है, आयात करता है। अब जो एचओ थ्योरी है वो मुख्यतः दो कसौटियों पे कार्य करती है। तो दोनों कसौटियाँ हैं, पहली तो है भौतिक कसौटी और दूसरी है कीमत कसौटी, कि जो साधन है उन साधनों की कीमतों में अंतर के कारण व्यापार होता है। दूसरा है साधनों की भौतिक मात्रा में अंतर के कारण व्यापार होता है। तो पहली जो कसौटी है वह साधन कीमतों में साधन प्रचुरता, साधन कीमतों के रूप में साधन प्रचुरता, अर्थात साधन प्रचुरता कीमत कसौटी के रूप में, और दूसरी है भौतिक कसौटी के रूप में। इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उसके मुख्य कारण होता है साधनों की कीमतों में अंतर के कारण, और जो दूसरी कसौटी है उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उसका मुख्य कारण होता है साधनों की प्रचुरता, अर्थात साधनों की जो मात्रा है, भौतिक मात्रा जो है साधनों की, उनमें अंतर के कारण व्यापार होता है। तो हम पहले अध्ययन करेंगे साधन कीमतों के रूप में साधन प्रचुरता, अर्थात साधन प्रचुरता कीमत कसौटी के रूप में। अब एक जनरल सी
क्वेश्चन जो जनरली कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, पूंजी को मैं बोल रहा हूँ कैपिटल, जिसको मैं सी से डिनोट करूँगा। श्रम को बोल रहा हूँ लेबर, जिसको मैं एल से डिनोट करूँगा। पूंजी की कीमत को मैं प्राइस ऑफ कैपिटल पीसी के द्वारा प्रदर्शित करूँगा, और लेबर की जो कीमत है उसको मैं पीएल, प्राइस ऑफ लेबर के द्वारा इंडिकेट करूँगा। अब अपने को ये दे रखा हो जनरली पीसी अपॉन पीएल, मतलब दोनों का अनुपात, पूंजी की कीमत और श्रम की कीमत दोनों का अनुपात दिया हुआ है, और ये मान लो ये अनुपात हमें दिया हुआ है पीसी अपॉन पीएल, और ये एक देश का अनुपात है, माना कि ए देश है, और ये दूसरा देश है पीसी अपॉन पीएल, और ये देश है बी देश। अगर इसमें ये साइन लगा हो, ये क्वेश्चन जनरली नेट वगैरह के एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा आपको क्वेश्चन दे देंगे, उसमें पूछेंगे कि ए देश पूंजी प्रधान होगा या श्रम प्रधान होगा, तो अपन इसको देख के आइडिया लगाएंगे कि कौन सा देश पूंजी प्रधान होगा और कौन सा देश श्रम प्रधान होगा। तो हमें जनरल सी बात यहाँ दे रखी है कि पूंजी की कीमत और श्रम की कीमत का जो अनुपात है ए देश में वो ज़्यादा है। कहने का मतलब पीसी अपॉन पीएल ज़्यादा है। किस देश में? ए देश में। अर्थात पूंजी की कीमत क्या है? ज़्यादा है, क्योंकि पूंजी अंश में है और जो लेबर है वो हर में है। तो ऊपर वाली संख्या, फॉर एग्जांपल मैंने ये बताया है पीसी अपॉन पीएल ग्रेटर देन ए देश में पीसी अपॉन पीएल ग्रेटर देन बी। अब मैं एग्जांपल के रूप में आपको बताता हूँ। मान लो पीसी है 5 और पीएल है 2, ठीक है। ग्रेटर देन होना चाहिए किसकी तुलना में? बी देश में पीसी अपॉन पीएल की तुलना में। और बी देश में मान लो पीसी है 4 और पीएल है 2। यहाँ इसका जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.5 और यहाँ वैल्यू आएगी 2 के बराबर। तो यहाँ अपन इस एग्जाम्पल के द्वारा देख सकते हैं दोनों कौन सा ज़्यादा है? ए देश में पीसी अपॉन पीएल ज़्यादा है। अब अपने को ये बताना है कि ए देश श्रम प्रधान होगा या पूंजी प्रधान। तो अब जनरल सी एक बात है, यहाँ पीसी की कीमत कितनी ली है अपन ने एग्जाम्पल के रूप में? 5 ली है। लेबर श्रम की कीमत कितनी ली है? 2 ली है। अर्थात यहाँ पूंजी तो क्या है? महंगी है। श्रम क्या है? सस्ता है। पूंजी महंगी और श्रम सस्ता है। तो पूंजी महंगी है, इसका मतलब वहाँ पूंजी की मात्रा क्या है? कम है। श्रम सस्ता है, इसका मतलब वहाँ श्रम क्या है? बहुत अधिक है। तो जो ए देश होगा वो कौन सा प्रधान होगा? वो श्रम प्रधान होगा, ठीक है। और यहाँ देखते हैं ये कम क्यों है। अब ए देश अगर श्रम प्रधान है तो बाकी बचा बी देश क्या होगा? पूंजी प्रधान होगा। अर्थात बी देश में क्या होनी चाहिए? पूंजी सस्ती होनी चाहिए, मतलब पीसी कम होनी चाहिए किसकी तुलना में? पी एल की तुलना में। अंश वाली संख्या कम है, हर वाली संख्या ज़्यादा है, तो इस पूरी संख्या का वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो इस प्रकार हम इन एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन करके आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं इस कसौटी के अनुसार यदि किसी देश में पूंजी, कैपिटल की बात कर रहे हैं यहाँ, श्रम की तुलना में सस्ती है, तब उसमें पूंजी की मात्रा श्रम की तुलना में अधिक होगी। जो सस्ता है वो ज़्यादा है। तो यहाँ अगर पूंजी सस्ती है श्रम की तुलना में तो पूंजी की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। इसलिए वो देश पूंजी प्रधान होगा। और पूंजी सस्ती होने के कारण पूंजी गहन वस्तु की उत्पादन लागत श्रम गहन वस्तु की उत्पादन लागत की तुलना में क्या होगी? कम होगी। इसलिए यह देश पूंजी गहन वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण और उस वस्तु का निर्यात करता है। इसके विपरीत जिस देश में श्रम जहाँ पूंजी की तुलना में सस्ता है, तो कहने का मतलब क्या है? यहाँ श्रम ज़्यादा है। अर्थात वह देश कैसा है? श्रम गहन या श्रम प्रधान है। और श्रम प्रधान है तो वो श्रम गहन वस्तुओं के उत्पादन में क्या करेगा? विशिष्टीकरण और निर्यात करेगा, तथा पूंजी गहन वस्तुओं का क्या करेगा? आयात करेगा। ये एक जनरल टेंडेंसी है कीमत के कसौटी के आधार पे। अब अपन इसको डायग्राम के द्वारा देखते हैं।
इसको ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। यहाँ एक डायग्राम दिया हुआ है जहाँ ओ अक्स जो क्षैतिज अक्ष है उस पर श्रम की मात्रा को दर्शाया गया है, और वाई अक्स जो लंबवत अक्ष है उस पर पूंजी की मात्रा को दर्शाया गया है। अब यहाँ श्रमिक को दर्शाया है, यहाँ पूंजी की मात्रा को दर्शाया है, ऐसा डायग्राम बनाया है। अब इस डायग्राम में अपन देखेंगे कि एक्स और एक्स, ये देखो यहाँ पे ये एक्स और ये एक्स, ये जो है ये अक्ष वस्तु का समुत्पत्ति वक्र है, अर्थात इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर अक्ष वस्तु का उत्पादन समान होता है, ठीक है। और ये जो वाई है ये वाई वस्तु का समुत्पत्ति वक्र है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बात करते हैं, जो यहाँ से शुरू करते हैं ए, और ये जो रेखा आ रही है ए से स्टार्ट होती है, और ये जो रेखा है देखना ए तक, ये जो ए रेखा है, ये जो ए रेखा है वो साधन कीमत रेखा है। कौन से देश की? ए देश की। ये जो ए रेखा है वो साधन कीमत रेखा है। तो इस रेखा के ढाल से हम आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा साधन ए देश में ज़्यादा होगा। इसमें ये वाला भाग ज़्यादा है, अर्थात पूंजी वाला भाग क्या है? ज़्यादा है। श्रम वाला भाग क्या है? कम है। तो इसके ढाल से हम बता सकते हैं कि ए देश है वहाँ पूंजी ज़्यादा है और बी देश है वहाँ श्रम ज़्यादा है। लेकिन हमें तो कीमत कसौटी की बात करनी है, तो हम यहाँ मान के चलते हैं ए जो साधन कीमत रेखा है ए देश की, और बी देश ये B1 यहाँ से शुरू होती है और B1 तक, यहाँ तक B1 ये क्या है? ये बी देश की साधन कीमत रेखा है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, ये इन्होंने लिख रखा है यहाँ पे PC/PL, अर्थात पूंजी की कीमत और श्रम की कीमत का अनुपात ए देश में कम है किसकी तुलना में? बी देश की तुलना में। अब अपन कैसे बताएंगे कि कौन सा देश श्रम प्रधान है और कौन सा देश पूंजी प्रधान है? तो आप देखना, ये संख्या कम है, ये वाली संख्या क्या है? इसकी तुलना में क्या है? कम है। अर्थात यहाँ क्या होगा? ये संख्या कम कब होगी? जब अंश तो क्या हो? कम हो, और हर क्या हो? ज़्यादा हो। अंश कम है अर्थात PC तो क्या होगा? कम, और PL की क्या होगी? ज़्यादा। PC क्या था? पूंजी की कीमत। पूंजी की कीमत तो क्या है? कम है, और श्रम की कीमत क्या है? ज़्यादा है। अर्थात पूंजी सस्ती है, तो ए देश जो हो गया वो तो कैसा हो गया? पूंजी प्रधान, और बी देश क्या हो गया? श्रम प्रधान। अब अपना अगली इसकी बात करते हैं, ये जो है PC/PL बी देश में ये ज़्यादा है। ये ज़्यादा कब होगा? जब अंश वाली संख्या ज़्यादा हो और हर वाली संख्या कम हो। अर्थात यहाँ पूंजी की कीमत तो क्या है? ज़्यादा है, और श्रम की कीमत क्या है? कम है। कहने का मतलब बी देश में श्रम सस्ता है और पूंजी क्या है? महंगी है। तो बी देश कैसा देश होगा? श्रम गहन देश। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे अपन बता सकते हैं, इसको देख के बता सकते हैं कि कौन सा देश पूंजी गहन होगा और कौन सा देश श्रम गहन होगा। और दो वस्तुएं ली हैं अपन ने। यहाँ अक्ष वस्तु जो है वो श्रम गहन वस्तु है, और वाई वस्तु जो है वो पूंजी गहन वस्तु है। और ये साधन कीमत रेखाएं, पहली रेखा जो ये थी, इससे अपने को आइडिया हो गया कि ए देश जो है, इसके ढाल से अपने को आइडिया हो गया कि यहाँ ये ज़्यादा है, तो ए देश जो है वो पूंजी गहन देश है, और बी जो देश है, ये देखो बी की रेखा यहाँ से स्टार्ट होती है यहाँ तक, तो इसमें पूंजी की मात्रा इतनी है
श्रमिकों की मात्रा ज़्यादा है। तो इस B1 रेखा की ढाल से हमें स्पष्ट पता चल रहा है अर्थात कि बी जो देश है वो क्या है, श्रम गहन देश है। और जो अक्ष ये मैंने बता दिया, एक्स जो है वो अक्ष वस्तु का समुत्पत्ति वक्र है और वाई है वो वाई वस्तु का समुत्पत्ति वक्र है। और ये दोनों समुत्पत्ति वक्र क्या है, दोनों देशों में समान है। ठीक है, और ए और बी देश रेखा मैंने आपको स्पष्ट कर दी है। अब देखना, देश ए में, हम देश ए की बात कर रहे हैं। मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूँ। देश ए में वाई वस्तु की एक इकाई का उत्पादन करने के लिए कितने श्रमिक चाहिए और कितनी पूंजी चाहिए। तो ये है वाई वस्तु का उत्पादन संभावना वक्र। ये ई बिंदु पे यहाँ टच हो रहा है। तो ई बिंदु पे वाई वस्तु की एक इकाई का उत्पादन हो रहा है। इसके लिए श्रमिकों की संख्या कितनी चाहिए और पूंजी की मात्रा कितनी चाहिए। तो इसको ग्राफ को आप नीचे मिलाओगे और इधर वाई एक्स पे मिलाओगे तो आपको दिखाई देगा कि ओ से लेके सी तक, ये सी है और ये ओ है, ये सी है और ये ओ है। अर्थात वाई वस्तु की एक इकाई उत्पादन करने के लिए ए देश में ओसी पूंजी की आवश्यकता होगी, ओसी मात्रा पूंजी की आवश्यकता होगी। और श्रम की आवश्यकता कितनी होगी, केवल और केवल इतनी, ओडी श्रम की मात्रा की आवश्यकता होगी। क्लियर है। अर्थात यहाँ पूंजी ज़्यादा यूज हो रही है तो वाई वस्तु क्या है, पूंजी गहन है। और आगे देखते हैं, अब जो बी देश है इसका उत्पादन संभावना वक्र, बी देश की साधन कीमत रेखा ये है, अक्ष वस्तु का उत्पादन संभावना वक्र ये है। अब अक्ष वस्तु की एक इकाई उत्पादन करने के लिए, अक्ष वस्तु की एक इकाई उत्पादन करने के लिए बी देश में, देश बी में क्या करना है, श्रम की मात्रा कितनी है, यहाँ तक ई एस बिंदु पे संतुलन पे है, ओ आर, ये देखो यहाँ से ओ से स्टार्ट होती है और आर तक, तो श्रम की मात्रा की कितने की आवश्यकता हुई, ओ आर की। और पूंजी की मात्रा केवल ओ टी। यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं, ये तो हो गई बी देश में अक्ष वस्तु की मात्रा, और पहले अपन ने बात की थी ए देश में वाई वस्तु की मात्रा। अब बात करते हैं ए देश में अक्ष वस्तु की मात्रा, ए देश में अक्ष वस्तु की मात्रा। तो ए देश में अक्ष वस्तु की मात्रा कितनी होगी, तो ये देखो, ये जो ए रेखा है ये अक्ष समुत्पत्ति वक्र को एल बिंदु पे टच कर रहा है यहाँ पे। अर्थात अक्ष वस्तु की एक इकाई के लिए ए देश अगर उत्पादन करता है तो ओ एन श्रम, ये यहाँ तक का श्रम, और ओ एम पूंजी की उसे आवश्यकता होगी। क्लियर है। अब बी देश वाई वस्तु का कितना उत्पादन करेगा, इसके लिए हम जो B1 है, जो साधन कीमत रेखा है, उसके समानांतर एक साधन कीमत रेखा खींचते हैं। खींच ली जस्ट इसके समानांतर। क्यों खींचते हैं समांतर, समांतर इसलिए खींचते हैं क्योंकि हमें बी देश में वाई वस्तु की एक इकाई का उत्पादन जानना है। तो बी देश में वाई वस्तु की एक इकाई का उत्पादन करने के लिए यहाँ देखो ये रहा OH श्रम और O के पूंजी की आवश्यकता होगी। यहाँ तक क्लियर है इस डायग्राम में। अब अपन बात करते हैं, ये मैंने इस जो अभी तक बताया उसको लिखा है, एक्स और वाई रेखा चित्र, एक्स वाई क्रमशः अक्ष वस्तु और वाई वस्तु के समुत्पाद वक्र है। ये दोनों देशों ए और बी के लिए समान है। ए देश में साधन कीमत रेखा ए है, जो इससे स्पष्ट होता है कि वाई वस्तु की एक इकाई उत्पादित करने के लिए पूंजी की ओसी मात्रा और श्रम की ओडी मात्रा की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार अक्ष वस्तु की एक इकाई उत्पादित करने के लिए, देखो अक्ष वस्तु की एक इकाई उत्पादित करने के लिए यहाँ ये देखो जो ए देश है उसमें ओ एन श्रम और ओ एम पूंजी की आवश्यकता होगी। तो यहाँ
ओ एन श्रम और ओ एम पूंजी की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार देश बी में अक्ष वस्तु की एक इकाई उत्पादित करने के लिए पूंजी की ओटी मात्रा और श्रम की ओआर मात्रा की आवश्यकता होगी। देख सकते हो अक्ष वस्तु की एक इकाई प्राप्त करने के लिए ये देखो श्रम की ओआर मात्रा और पूंजी की केवल और केवल ओटी मात्रा का आवश्यकता होगी। और वाई वस्तु की एक इकाई उत्पादित करने के लिए पूंजी की ओके और श्रम की ओएच मात्रा की आवश्यकता होगी। तो ये मैंने बताया है जो इस B1 के समांतर एक रेखा खींचते हैं तो ये जो जी बिंदु है इस पे आता है। तो देश बी में वाई वस्तु का उत्पादन करने के लिए जी से नीचे मिलाएंगे तो OH श्रम और ओके पूंजी की आवश्यकता होगी। OH श्रम और ओके पूंजी की मात्रा की आवश्यकता होगी। अतः इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि जो ए देश है वो क्या होगा, ये रहा ए देश है वो क्या होगा, पूंजी प्रधान होगा। और वह कौन सी वस्तु का उत्पादन करेगा, पूंजी गहन वस्तु का उत्पादन करेगा। और पूंजी गहन वस्तु कौन सी है, वाई वस्तु पूंजी गहन है। क्यों, क्योंकि वाई वस्तु के उत्पादन में ए देश में पूंजी की मात्रा ज़्यादा यूज हुई है और श्रम की मात्रा कम यूज हुई है। क्लियर है यहाँ तक। तो देश ए पूंजी प्रधान है, इसलिए देश ए पूंजी गहन वस्तु वाई के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा और उसका निर्यात करेगा तथा अक्ष वस्तु का क्या करेगा, आयात करेगा। तथा देश बी क्या हो गया, श्रम प्रधान। ये मैंने बताया था इस साधन कीमत रेखा से पता चल रहा है, ये क्या है, श्रम प्रधान है। अब ये जो श्रम प्रधान इसलिए है क्योंकि अक्ष वस्तु जो है वो भी श्रम गहन वस्तु है। क्यों है, क्योंकि अक्ष वस्तु के उत्पादन में ए देश ओ आर तो किसकी यूज करता है, श्रमिकों का, और ओ टी क्या किसका यूज करता है, पूंजी का। तो ज़्यादा यूज किसका कर रहा है, ओ आर, श्रम का ज़्यादा यूज कर रहा है। तो देश बी जो श्रम प्रधान देश है वो श्रम गहन वस्तु अक्ष के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा और उस वस्तु का निर्यात करेगा तथा उसके बदले में वाई वस्तु का क्या करेगा, आयात करेगा। यहाँ मैंने शॉर्ट में ये स्थिति बताई है आपको, फिर से देखना इस स्थिति को ध्यान से। पूंजी और श्रम का अनुपात है, पूंजी की कीमत और श्रम की कीमत का अनुपात ए देश में कम है और बी देश में क्या है, ज़्यादा है। ज़्यादा कौन सा है, ये वाला ज़्यादा है। तो आप ज़्यादा पे जाया करो पहले। पीसी अपॉन पीएल ज़्यादा है, कहने का मतलब ये पूरी अनुपात ज़्यादा है तो पीसी तो ज़्यादा होगा और पीएल क्या होगा, कम होगा, तभी तो ये अनुपात ज़्यादा होगा टोटल। मान लो पीसी तो होगा 10 और पीएल हो गया 5, तब ये टोटल कितना हो गया, 2। अगर ऐसा होता पीसी तो हो जाता 5 और पीएल हो जाता 10 तो ये ज़्यादा नहीं होता ना। तो पीसी अपॉन पीएल को अगर ज़्यादा दिखाना है तो श्योर है कि अंश वाली संख्या क्या है, ज़्यादा है। अंश वाली संख्या ज़्यादा है, इसका मतलब बी देश में पूंजी क्या है, महंगी है। पूंजी क्या है, महंगी है, क्योंकि पीसी ज़्यादा है, पूंजी की कीमत ज़्यादा है, और पीएल क्या है, कम है। तो बी देश में पूंजी महंगी है और श्रम क्या है, सस्ता है, अर्थात बी देश कैसा होगा, श्रम गहन होगा। या फिर इसको ऐसे देख सकते हैं अपन, पीसी अपॉन पीएल कम है किसकी तुलना में, इस देश की तुलना में। कम दिखाना है, इसका मतलब पीसी तो क्या है, कम है, और पीएल क्या है, ज़्यादा है, तभी तो ये पूरी संख्या पीसी अपॉन पीएल क्या होगा, कम होगा। पीसी कम है इसका मतलब पूंजी सस्ती है, और जहाँ पूंजी सस्ती है इसका मतलब वहाँ पूंजी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, और वो देश कैसा होगा, पूंजी गहन देश होगा। तो ऐसी स्थिति में देश ए पूंजी प्रधान और देश बी श्रम प्रधान होगा। अब देश ए में अक्ष वस्तु की एक इकाई के लिए लागत क्या थी, ओ एन श्रम था, ओ एम पूंजी थी। वाई वस्तु की एक इकाई की लागत ओ सी पूंजी था और ओ डी श्रम था। यहाँ ओ सी बहुत ज़्यादा है किसकी तुलना में, ओ डी की तुलना में। तो देश ए किसका उत्पादन करेगा, वाई वस्तु का उत्पादन करेगा, क्योंकि यहाँ वाई वस्तु जो है वो पूंजी गहन वस्तु है और ये ए जो देश है वो पूंजी गहन देश है। इसी प्रकार बी को मैंने यहाँ प्रदर्शित किया है। अब ये बात थी कीमत कसौटी की।
अब अपन बात करेंगे भौतिक कसौटी के रूप में एचओ थ्योरी। वो तो हम साधनों की कीमतों की बात कर रहे थे, पूंजी की कीमत की बात कर रहे थे, श्रम की कीमत की बात कर रहे थे। अब अपन यहाँ बात करते हैं श्रम की मात्रा और पूंजी की मात्रा। तो यहाँ भी अनुपात की अगर हम बात करें, C/L, पूंजी और श्रम का अनुपात एक देश में दूसरे देश की तुलना में ज़्यादा है। यहाँ ध्यान रखना, ये पूंजी की मात्रा है और ये श्रम की मात्रा है। ये ए देश है और ये बी देश है। चलो ऐसा एग्जाम्पल ना लेके मैं यहाँ पहले बात करता हूँ, ये ए देश है और ये बी देश है। अब मुझे इसको देख के आप आइडिया लेके बताओ कि कौन सा देश श्रम प्रधान होगा और कौन सा देश पूंजी प्रधान होगा। तो अपन इसको देखते हैं, कौन सा ज़्यादा है, पूंजी और श्रम का अनुपात बी देश में ज़्यादा है। बी देश में ज़्यादा है, इसका मतलब सी भी ज़्यादा, C/L ज़्यादा है। C/L ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ C ज़्यादा है और L कम है। C तो क्या है, ज़्यादा है, L कम है। ये अंश वाली संख्या ज़्यादा है, हर वाली संख्या कम है, इसीलिए तो ये पूरा अनुपात ज़्यादा होगा। तो बी देश क्या होगा इसमें, पूंजी प्रधान, और ए देश क्या बचेगा, श्रम प्रधान। यहाँ जो एग्जाम्पल दिया है वो जस्ट इसका उल्टा है। यहाँ देखो C/L ए देश में ग्रेटर देन ज़्यादा है, किसकी तुलना में, बी देश की तुलना में। तो कहने का मतलब ए देश में C/L ज़्यादा है, तो यहाँ C ज़्यादा है और L क्या है, कम है। तो ए देश क्या होगा, पूंजी प्रधान होगा, और बी देश कैसा होगा, श्रम प्रधान होगा। अब इसको डायग्राम के द्वारा अपन देखते हैं। यहाँ ही एक डायग्राम बनाया गया है। अक्ष पे अक्ष वस्तु को लिया गया है, क्षैतिज अक्ष जिसे बोलते हैं, वाई अक्ष पे वाई वस्तु, ऊर्ध्वाधर अक्ष पे वाई वस्तु को दर्शाया गया है। यहाँ एक OR रेखा, ये ध्यान में रखना, ये समान अनुपात रेखा है। इस रेखा का, OR रेखा का नाम होता है समान अनुपात रेखा। अर्थात उस देश में जो रुचि है वो क्या रहेगी, हमेशा समान रहेगी। समान अनुपात रेखा का मतलब दोनों देशों का उत्पादन फलन क्या है, समान है। अर्थात अब ये जो देश हैं वो व्यापार के अभाव में इस उत्पादन रेखा पे, इस समान अनुपात रेखा पे उत्पादन करेंगे। ठीक है, यहाँ व्यापार नहीं हो रहा है, यहाँ केवल उत्पादन कर रहे हैं पहले। तो अपन देखते हैं इस डायग्राम में, जो ए से लेके A1 तक, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, ये ए देश का उत्पादन संभावना वक्र है। A1 ये क्या है, ए देश का उत्पादन संभावना वक्र। और ये बी से स्टार्ट होता है और B1 पे, बी से स्टार्ट होके B1 पे चलता है। ये है बी देश का उत्पादन संभावना वक्र। मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, ये तो है ए देश का, A1, और ये है बी देश का, B1। तो उत्पादन संभावना वक्र को देखते ही हमें आइडिया हो रहा है कि बी देश जो है वो श्रम प्रधान है, क्योंकि यहाँ श्रमिकों की मात्रा क्या लगा रखी है, ज़्यादा लगा रखी है, और पूंजी की मात्रा कम लगा रखी है, इतनी सी लगा रखी है। ए देश जो है वो पूंजी प्रधान है, क्योंकि यहाँ पूंजी की मात्रा ज़्यादा है और श्रम की मात्रा क्या है, कम है। ठीक है, अब जो साधन कीमत रेखा है, बी देश की साधन कीमत रेखा कौन सी हो गई, ये देखो, इस बी देश को यहाँ F बिंदु स्पर्श करके चल रही है, ये वाली रेखा B2 B3 रेखा, ये क्या है, बी देश की साधन कीमत रेखा है। और A2 A3 रेखा, ये वाली ऊपर वाली जो रेखा है वो ए देश की साधन कीमत रेखा है। ठीक है, और साधन कीमत रेखा के जो ढाल है वो इस प्रकार है, ये तो क्या है, A2 A3, ये साधन कीमत रेखा अलग से बना रहा हूँ मैं, और ये क्या है, B2 और B3। इनके ढाल से स्पष्ट हो रहा है कि ए देश जो है उसमें देखो पूंजी ज़्यादा है और श्रमिकों की मात्रा कम है, और बी देश में पूंजी कम है और श्रमिकों की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, अब मान लो वो अपना उत्पादन करें, जो बी देश है वो F बिंदु पे उत्पादन करे, ये रहा F बिंदु। तो वो F बिंदु पर जब उत्पादन करेगा
तो वह अक्ष वस्तु की अधिकतम कितनी मात्रा का उत्पादन कर सकता है? ओ से लेके B3 तक, यहाँ तक OB3 तक अक्ष वस्तु का अधिकतम उत्पादन कर सकता है। बी देश अक्ष वस्तु का OB3 उत्पादन कर सकता है यहाँ से लेके यहाँ तक, OB3 ये वाला। अब ये ए देश की तुलना में ज़्यादा होगा, क्योंकि आप ए देश का जो साधन कीमत रेखा है वो देखो कहाँ है, ये वाली। तो ए देश केवल इतना उत्पादन करेगा अक्ष वस्तु का, ठीक है। बी देश अक्ष वस्तु का इतना उत्पादन कर रहा है, OB3, और ए देश कर रहा है OA3। अर्थात कौन सा देश ज़्यादा कर रहा है? बी देश अक्ष वस्तु का उत्पादन ज़्यादा कर रहा है। कितना ज़्यादा कर रहा है? इन दो जो साधन कीमत रेखा है इनका अंतर A3 और B3 इतना ज़्यादा कर रहा है। कहने का मतलब बी जो देश है वो अक्ष वस्तु का ज़्यादा उत्पादन कर रहा है। इसी प्रकार वाई वस्तु की बात करें हम, तो वाई वस्तु में ए देश जो है वो OA2 उत्पादन कर रहा है वाई वस्तु का, और जो बी देश है वो यहाँ तक OB2 केवल यहाँ तक। तो कौन सा ज़्यादा है? OA2 ज़्यादा है। अर्थात देश ए जो है वो वाई वस्तु का ज़्यादा उत्पादन कर रहा है। कितना ज़्यादा उत्पादन कर रहा है? ये देखो दोनों का डिफरेंस, इन दोनों साधन कीमत रेखाओं का डिफरेंस। यहाँ तो ए देश कर रहा है उत्पादन OB1 तक तो, और OA2 तक, यहाँ सॉरी OB1 तक तो बी देश उत्पादन कर रहा है वाई वस्तु का, और OA2 तक वाई वस्तु का ए देश उत्पादन कर रहा है। अर्थात ये जो A2B2 ये जो दूरी है ये कौन ज़्यादा उत्पादन कर रहा है? वाई वस्तु का ए देश ज़्यादा उत्पादन कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ व्यापार संभव नहीं है। व्यापार के लिए हमें क्या करेंगे? इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पॉसिबल नहीं है। तो व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है भौतिक कसौटी में, वो पैटर्न ऑफ डिमांड पर निर्भर करता है कि मांग की प्रकृति किस प्रकार की है, ठीक है। उसके लिए हम अलग से रेखा चित्र बनाया है। यहाँ ये एक रेखा चित्र है, इसमें ये ए देश का उत्पादन संभावना वक्र है, ये वाला जो ए देश का उत्पादन संभावना वक्र है AB1 ऐसा बनाया है, अलग से बना के दिखा रहा हूँ AB1, ठीक है। और ये जो है वो बी देश का उत्पादन संभावना वक्र है, ऐसे बनाया है BA1, ठीक है। उत्पादन संभावना वक्रों से हमें जनरली आइडिया हो गया कि जो देश ए है वो क्या है? पूंजी गहन है, क्योंकि इसका जो स्लोप है, अगर इसका हम स्लोप लेंगे तो उसमें पूंजी की मात्रा हमें यहाँ ज़्यादा दिखाई देगी और श्रम की मात्रा कम दिखाई देगी, ठीक है। और जो बी देश है वो श्रम गहन है, क्योंकि यहाँ श्रम ज़्यादा है, ठीक है। ये अपन ने बना लिया उत्पादन संभावना वक्र। अब हम बात करते हैं साधन कीमत रेखा की। तो दोनों उत्पादन संभावना वक्र को टच करती हुई ये स्मॉल टी से डिनोट किया है। ये क्या है? साधन कीमत रेखा है। साधन कीमत रेखा है, इसका मतलब दोनों वस्तुओं की साधनों की कीमतों का अनुपात यहाँ क्या है? समान है, PL/PC। दोनों वस्तुओं की कीमतों का अनुपात क्या है? समान है, ए देश और बी देश। यह है साधन कीमत रेखा। क्लियर? अब एक यहाँ सामुदायिक उदासीनता वक्र दर्शाया गया है, जहाँ रुचियाँ पूरे समुदाय की एक जैसी है। इस सभी बिंदुओं पे, किसी भी बिंदु पे वो उपभोग कर सकता है, समान संतुष्टि मिलती है सभी बिंदुओं पे। इस जो सामुदायिक उदासीनता वक्र है, इसके सभी बिंदुओं पे समान संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि जो ए देश है और बी देश है उसकी रुचि क्या है? समान है, ठीक है। ये उपभोग को दर्शाता है, ठीक है, सामुदायिक उदासीनता वक्र। और जो ये उत्पादन संभावना वक्र है, ये उत्पादन को दर्शा रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अब अपन बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा तो क्या होगा। ये जो TT रेखा है ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण ही बनी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने के बाद दोनों देशों की में साधनों की कीमतों का अनुपात क्या हो जाएगा? समान
हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करेंगे कि कौन सा देश किस वस्तु की कितनी मात्रा का उत्पादन करेगा और कितना उपभोग करेगा, बाकी जो उत्पादन बचेगा उसका किस प्रकार निर्यात करेगा। सबसे पहले अपन ए देश की बात करते हैं। ए देश को ये उत्पादन संभावना वक्र को यहाँ एस बिंदु पे टच कर रहा है, तो मैं इसको नीचे की तरफ डिनोट कर देता हूँ और इसको इधर की तरफ, ये एक्स अक्ष पे और ये वाई अक्ष पे। तो कहने का मतलब जो ए देश है उसमें वाई वस्तु का इतना उत्पादन हो रहा है ओ से लेके यहाँ तक, क्लियर है, और अक्स वस्तु का इतना उत्पादन हो रहा है। ठीक, अब ए देश में अपन उपभोग की बात करें तो मैं आपको उपभोग के बारे में बताता हूँ। देखना, उपभोग किसको दर्शाता, उपभोग कहाँ दर्शाया जाएगा, उदासीनता वक्र पे। तो ये ई बिंदु पे उपभोग दर्शाया जाएगा, अर्थात ई बिंदु पे इतना उपभोग कर रहा है वो। कौन सा देश, ए देश। कहने का मतलब अक्स वस्तु का तो इतना उपभोग कर रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और वाई वस्तु का इतना उपभोग कर रहा है। अब इस डायग्राम में स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है कि वाई वस्तु का उत्पादन ज़्यादा है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना उत्पादन कर रहा है वाई वस्तु का, और उपभोग कितना कर रहा है, उत्पादन तो इतना कर रहा है और उपभोग कितना कर रहा है, केवल और केवल इतना उपभोग कर रहा है। तो ये जो बाकी बचा है इतना, इसका वो क्या करेगा, निर्यात करेगा, और बदले में इसका निर्यात करेगा। बदले में वो क्या करेगा, अब देखना, अक्स वस्तु की बात करें, ये तो थी वाई वस्तु। अक्स वस्तु का वो उत्पादन कितना कर रहा है, तो उत्पादन संभावना वक्र से देखो, ये वाला इतना सा उत्पादन कर रहा है, और उपभोग कितना कर रहा है, तो इस वक्र को मैंने नीचे मिलाया ना, उपभोग कर रहा है इतना ज़्यादा। तो ये जो एक्स्ट्रा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये जो दूरी है, इसका वो क्या करेगा, आयात करेगा। ठीक है, तो वाई वस्तु का इतनी मात्रा का निर्यात करेगा, बदले में एक्स वस्तु की इतनी मात्रा का क्या करेगा, आयात करेगा। ठीक है, तो वाई वस्तु की एस टी मात्रा का निर्यात करेगा, बदले में एक्स वस्तु की ई टी मात्रा का आयात करेगा। ए देश की बात थी। अब अपन करते हैं बी देश पे चर्चा। अब देखो, बी देश का उत्पादन संभावना वक्र को यहाँ टच हो रहा है, तो इसका मतलब बी देश का जो उत्पादन है वो ऐसा होगा। यहाँ एक्स वस्तु का इतना उत्पादन किया जाएगा और वाई वस्तु का केवल इतना उत्पादन किया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब अपन उपभोग की बात करेंगे। उपभोग उदासीनता वक्र पे दर्शाया जाता है। उपभोग इस बिंदु पे करेंगे, इसको अपन नीचे मिला देते हैं और इसको इधर मिला देते हैं। ठीक, तो जो बी देश है वह अक्स वस्तु का कितना उपभोग करेगा, तो अक्स वस्तु का केवल और केवल इतना सा उपभोग करेगा वो। शेष जो अक्स वस्तु बच गई यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो वाली अक्स वस्तु बच गई उसका वो क्या कर देगा, निर्यात कर देगा। अब वाई वस्तु पे जाते हैं। वाई वस्तु का वो उत्पादन कितना कर रहा था, केवल और केवल इतना सा। ठीक है, और उपभोग कितना करेगा, वाई वस्तु का उपभोग यहाँ देखो, इस बिंदु पे ना उपभोग यहाँ टच हो रहा है, उपभोग कितना करेगा, ओ से लेके बी तक। तो ये जो दूरी है बीच वाली, ये वाली दूरी, इसका वो क्या करेगा, आयात करेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अर्थात देश बी के आर मात्रा अक्स वस्तु की निर्यात करता है, बदले में ई के मात्रा वाई वस्तु की आयात करेगा। ठीक है, इस प्रकार दोनों देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव होगा। ठीक, ये थी अब तक जो हमने बात की, कीमत कसौटी और भौतिक कसौटी। अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। भौतिक कसौटी में एचओ सिद्धांत तभी मान्य है जब दोनों देशों की रुचियां समान हैं। भौतिक कसौटी में एचओ सिद्धांत पैटर्न ऑफ डिमांड पर निर्भर करता है। ये एक बार नेट के एग्जाम में 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भौतिक कसौटी में एचओ सिद्धांत डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, मांग की प्रकृति पे। और लास्ट जो है बलर के अनुसार
एचओ सिद्धांत व्यापार करने वाले देशों को साधन प्राप्तियों अवेलेबिलिटी के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थान के तत्व को महत्व देता है। ठीक है, जो एचओ सिद्धांत है वो साधन की जो प्राप्तियां हैं, साधन की जो वहाँ संबंधता है, उसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थान के तत्व को महत्व देता है। तो हेबर्लर इसे लोकेशन थ्योरी भी कहते हैं। एचओ सिद्धांत को हेबर्लर लोकेशन थ्योरी भी कहते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे एचओ सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या, अर्थात उसकी हम आलोचना करेंगे, उसकी क्या क्या आलोचनाएं हैं। साथ ही हम पढ़ेंगे लियोनटिफ विरोधाभास। ठीक है, थैंक यू।